लोगों का कारोबार खराब हो गया है, लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ है और रोजगार ना होने की वजह से लोग माइग्रेट कर गए हैं यहाँ से। नेग्लिजेंस जो है ये सिर्फ मुसलमानों का या दलितों का नेग्लिजेंस नहीं है। इसकी भी क़यादत हमारे असातिज़ा को करनी चाहिए। ये कहें एक डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम कुछ अपने एफर्ट्स भी लगाएं। उनकी अगर खिदमात ले लें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। वैसे तो कोरोना ने सभी से दुश्मनी मोल ले ली। पूरी दुनिया में तमाम ऐसे ममालिक जहां कोरोना ने अपना कहर बरपाया और लोगों ने अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने रिश्तेदारों को खोया है, तो जाहिर है कि कोरोना ने दुश्मनी निभाई है। लेकिन कोरोना हिंदुस्तान में ख़ास तौर से एक तो मईशत की रीढ़ पर इसने हमला किया है और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये हुआ है कि तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, यूनिसेफ की भी रिपोर्ट सामने आई है और अलग अलग तंजीमों ने भी अपने अपने तौर पर अलग अलग रियासतों में सर्वे किया है और इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि भले ही लोग ये कह रहे हों कि स्कूलों में ऑनलाइन निज़ाम तालीम कारगर है, इंटरनेट के ज़रिए से मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए से पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये किस हद तक है? एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 4 में से सिर्फ एक तालिब इल्म ऐसा है जिसके पास इंटरनेट दस्तयाब है। कुछ के मुताबिक इससे भी कम, यानी 5 में एक ऐसा तालिब इल्म है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में ये जो माशी नुकसान के साथ साथ तालीमी जो नुकसान हो रहा है और बड़ी तादाद में तलबा जो है वो स्कूलों से दूर हो रहे हैं। जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है वो बताती है कि तकरीबन 25 करोड़, उससे ज़्यादा भी मान लें, ऐसे तलबा हैं जो ड्रॉप आउट का शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये तलबा, ये उम्र जब नौजवानी तक पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा और मुल्क के सामने कैसा मैन पावर होगा, किस तरह का इंटेलेक्ट होगा। इसी पर आज हमारी खास तौर से होगी गुफ्तगू। तो एक तो ये कि माशी तौर पे सूरत हाल बहुत ख़राब है। आम लोगों का कारोबार खराब हो गया है, लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ है और रोजगार ना होने की वजह से लोग माइग्रेट कर गए हैं यहाँ से। नेग्लिजेंस जो है ये सिर्फ मुसलमानों का या दलितों का नेग्लिजेंस नहीं है। इसकी भी क़यादत हमारे असातिज़ा को करनी चाहिए। ये कहें एक डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम कुछ अपने एफर्ट्स भी लगाएं। उनकी अगर खिदमात ले लें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। एक तो वैसे भी हिंदुस्तान में जो तालीमी निज़ाम है, उस तालीमी निज़ाम में ख़ास तौर से जो अक़लियती तलबा का जो अपना हिस्सा है वो बहुत कम है। आपको याद होगा जब UPA 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह की UPA की, उस दौरान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो पेश हुई थी उसमें 2 तरह के पहलू सामने थे। एक पहलू तो यह था कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं, यानी अक़लियती घरानों की जो बच्चियां हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा रेट पाया जाता है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन में दाखिले का सबसे ज़्यादा रेट अक़लियतों के बच्चों का होता है, ख़ास तौर से बच्चियों का। लेकिन जैसे ही ये हायर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 8th, 9th, 10th या 12th, वहाँ पर ये 4थे नंबर पर आ जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आम दिनों में ये हालात थे, तो अब एक ऐसे दौर में जब कोरोना वबा का कहर है और इस कहर की वजह का जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो मईशत पर पड़ी है, जो छोटे कारोबारी थे उन पर पड़ी है और ज़्यादातर जो अक़लियतों की आबादी का बड़ा हिस्सा है वो छोटे कारोबारी हैं। नतीजा ये है कि या तो वो माइग्रेट कर रहे हैं, इस नतीजे में उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, या फिर ये कि वो इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों के स्कूल की फ़ी की अदायगी कर सकें, इसलिए उन्हें स्कूल से अपने बच्चों को निकालना पड़ रहा है। हम आपके साथ
कई और मेहमानों को लेकर आ रहे हैं आपके लिए। हमारे साथ होंगे मोहिबुल हक जो प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ होंगे उचित शर्मा जो समाजी कारकुन हैं, डॉक्टर काजिम मलिक जो एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं और करियर काउंसलर हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, और सैयद शारिफ जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के। चूंकि महाराष्ट्र से एक बहुत ही चौंकाने वाला जो आदाद-ओ-शुमार है वो सामने आया है कि 25,000 से ज़ायद तलबा जो हैं वो स्कूल छोड़ चुके हैं और इनमें एक बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है। आपके साथ मैं सवाल जवाब शुरू करूंगा मोहिबुल हक साहब, लेकिन पहले कुछ बयानात सुनते हैं। चूंकि आज ही कई जगहों पर बेंगलुरु में, दिल्ली में और गुज़िश्ता दिनों में कई जगहों पर इसको लेकर अलग अलग तौर पर समाजी तंजीमें और जो तालीम से जुड़ी समाजी तंजीमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी ज़रूरियात हुकूमत के सामने रखी है। पहले सुनते हैं कि ये क्या रहे हैं। मुसलमानों का जो माशी जो बुनियाद है वो ख़ास तौर से छोटी मोटी मजदूरी करना और ये सब चीज़ें रही हैं। लेबर क्लास से ज़्यादा बिलोंग करता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा कोविड की मार पड़ी है। तो एक तो ये कि माशी तौर पे सूरत हाल बहुत ख़राब है, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जो दूसरी वजह है वो ये है कि इसी वजह से काम रोज़गार ना होने की वजह से लोग माइग्रेट कर गए हैं यहाँ से। तो ये दो बुनियादी वजह हैं ड्रॉप आउट्स की। मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसकी एक ज़ाहिरी वजह है ये कोविड के 2 साल। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सरियत मज़दूर तबका है जो माइग्रेंट होते रहता है मुंबई से अपने गांव, गांव से मुंबई, और काम ना होने की सूरत में कुछ लोग मुंबई से बाहर गए जिनकी वजह से वो ड्रॉप आउट हो गए। और एक और वजह ये भी है कि माशी हालत की बिना पर हायर एजुकेशन ले नहीं पाते मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चे, जिसकी वजह से ये रेशो उसकी वजह से भी मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा दिखता है। ड्रॉप आउट के बारे में तो तमाम लोगों को मुश्तरका तौर पर कोई लाएमल तय करके आगे बढ़ना है और इसकी भी क़यादत हमारे असातिज़ा को करनी चाहिए कि समाज को अपने साथ लें, वालिदैन को अपने साथ लें, और जो तालीमी माहौल पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं स्कूल की चार दीवारी के बाहर, उनकी अगर खिदमत ले लें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। एक इतना बड़ा क्राइसिस है और जिस सरकार के पीछे एक इतना बड़ा सोच रखने वाला संघ है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अपनी जनरेशन्स को ये ऐसा क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कि निगलिजेंस जो है ये सिर्फ मुसलमानों का या दलितों का निगलिजेंस नहीं है। अब आज की सिचुएशन ये हो गई है कि मीडियम क्लास जो है पॉवर्टी लाइन में आ गया है, जो कुछ था वो खर्च कर चुका। तो इस पर वो पैकेज की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद पर हम अपने नस्लों को तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। इसलिए हम हुकूमत से ना सिर्फ मुतालबा करेंगे कि वो इसके लिए स्पेशल पैकेज दे, इसके लिए गैजेट्स फराहम करे, इसके लिए नेट फैसिलिटी फराहम करे, इसके लिए कोचिंग का सिस्टम बनाए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, जैसा कि शाहीन ने किया है, कि कम्युनिटी के रिलेवेंट लोगों को कोऑर्डिनेट करके ये कहें कि डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम कुछ अपने एफर्ट्स भी लगाएं, इंस्टीट्यूशन से बात करें कि वो चीज़ों को रियायत दें। आम लोगों का कारोबार ख़राब हो गया है, लोग फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, और फीस नहीं दे पा रहे हैं तो स्कूल वाले अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, और जब टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं तो वो पढ़ा नहीं रहे हैं। यानी इस तरह से पूरा शिक्षा सिस्टम जो है वो तरमभरम है। तो सरकार जिस तरह से और चीज़ों का ख्याल कर रही है उसी सीवियरिटी के साथ, उसी स्केल के साथ शिक्षा पे ध्यान दे और फीस रिएम्बर्समेंट का कोई पैकेज लाए जो डायरेक्ट स्कूल को पेमेंट हो, ताकि बच्चों को बैक न लेना पड़े माँ बापों को। दूसरा, टीचर्स को, ख़ास तौर से वो स्कूल जहाँ जो अनएडेड हैं, अनरिकग्नाइज्ड हैं, दिल्ली के गलियों में बहुत सारे स्कूल हैं, तकरीबन 50,000 स्कूल ऐसे हैं जो अनएडेड हैं और अनरिकग्नाइज्ड हैं। तो दिल्ली सरकार ऐसे स्कूलों के लिए स्कीम लाए, उन टीचर्स की तनख्वाह रिएम्बर्स करे, उनकी फ़ीस रिएम्बर्स करे। तो ये है सूरत हाल। आपको अच्छा खासा एक अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से जो परेशानी है लोगों के साथ वो बढ़ती चली जा रही है, और इस बढ़ती परेशानी में कोशिश इस बात को लेकर हो रही है कि जहाँ तक हो सके ऐसी बहुत सारी फलाही समाजी तंजीमें हैं जो ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से समाज में, माशरे में ये जो तालीम से दूरी या जो स्कूल से दूरी का ये मामला है ये ज़्यादा ना पनपने पाए। हमारे साथ मोहिबुल हक साहब जुड़ चुके हैं।
मोहिबुल हक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जिसने हिंदुस्तान में तालीम की शमा रोशन की, ख़ास तौर से अक़लियतों को मेन स्ट्रीम तालीम, इंग्लिश निज़ाम तालीम से जोड़ा, मॉडर्न तालीम से जोड़ा। आज कोरोना के इस दौर में बिलखुसूस अक़लियतें, ऐसे तो इसका असर हर तरफ पड़ रहा है, लेकिन ख़ास तौर से जो डिवीज़न हो गया है कि जो बरसरे यानी जो साहिब सरवत तबका है, जो जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसान है तालीम। वो एक नहीं, 2 मोबाइल, बड़े लैपटॉप, बड़े कंप्यूटर से जुड़कर पढ़ाई कर ले रहे हैं। लेकिन उनका क्या होगा जो 4 में से 3 के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं? क्या आने वाले दशक में हमारे पास हिंदुस्तान में ऐसे मैन पावर मौजूद होंगे जो वाकई जिनके अंदर इंटेलेक्ट हो? क्या इसका असर आगे दिखेगा? मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के जितने सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, इवन जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनसे भी नीचे हैं तमाम इंडिकेटर्स के बाद से। लेकिन एक बात उसमें बहुत ही खुशाइन थी, ये बताया गया था कि मुसलमान सबसे बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड कम्युनिटी है, यानी पंक्चर बना करके या गैरेज में काम करके या फिर मजदूरी करके खुद से जो काम करते हैं और इस पे डिपेंडेंट है। यानी सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसको हुकूमत से कोई मदद नहीं मिलती जी। ऐसी हालत में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जो महरूम तबकात में अगर शुमार किया जाए तो सबसे नीचे आती है। जब उस कम्युनिटी को इस डिजिटल डिवाइस के दौर में, यानी एजुकेशन अपने आप में देखिएगा कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गई है। आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो, आपके पास कम से कम 4G स्पीड का इंटरनेट हो, और अगर आप पैकेज भी लेना चाहते हैं कोई इंटरनेट का तो 1000-1500 रुपये महीने का हो, उसके साथ लैपटॉप हो या अच्छा मोबाइल हो। ये तमाम चीजें अगर घर में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चों की बैक वक्त क्लासेस चल रही हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मजदूर तबका, जिसे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, वो कहाँ से लाएगा? जी, तो मैं ये समझता वहीद साहब, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। हमारे साथ उचित शर्मा भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कारकुन। मैं आप हमारे साथ बने रहें। उचित शर्मा जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। मेरा सवाल ये था कि जो आंकड़े हैं, जो यूनिसेफ ने जो एक आंकड़े रिलीज किए थे, हालांकि उसको भी काफ़ी दिन हो गए, मार्च के महीने में आंकड़े आए, तो उसके बाद जो अब कई और दूसरे जो संगठन हैं जो तालीम से जुड़े हैं, उन्होंने जो आंकड़े पेश किए बहुत हैरान करने वाले हैं कि 40 करोड़ के आसपास जो तालीम से जुड़े जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन पर सीधा असर पड़ा है इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान। चूंकि सिर्फ 24% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है। ऐसे में मुल्क के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज, और क्या मौजूदा हुकूमत, चाहे वो रियासत की हो या मरकज की हो, इस इतनी बड़ी समस्या को, इस मसले को उतनी ही संजीदगी के साथ टेकअप कर पा रही है? नहीं कर पा रही। निश्चित तौर पे बात जो आप डेटा दे रहे हैं वो बहुत सही है। इनफैक्ट आप दूसरों की बात छोड़ो, जो चीजें हम लोग भी हैं, जो हम लोग एक वेल टू डू परिवार से आते हैं, बावजूद उसके कि हम वो सब चीजें मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं जो करवानी चाहिए। बच्चों को वाईफाई की जरूरत है, बच्चों को अब एक को आप टैब ला के देते हैं, एक को आप लैपटॉप ला के देते हैं, फिर घर में वाईफाई की जरूरत होती है, उसके बाद भी इंटरनेट प्रॉब्लम होती है। तो जो शहरी आबादी है उनको ये तकलीफें हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वो सुदूर बस्तर का जो एरिया है, उसमें तो और तकलीफें हैं। हमारे यहाँ तो इंटरनेट मुहैया हो जा रही है, जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, लेकिन जो बस्तर वाला एरिया है, वहाँ भारत योजना परियोजना है, वो पहुंच ही नहीं पाई है। आप वहाँ के जो प्रमुख जिला जो कलेक्ट्रेट है, उसके आसपास भी बड़ी मुश्किल से आप वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन पा पाते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो तकलीफें गुजर रही है, तो मुझे लगता है ये सबसे बुरे दौर से अभी गुजर रहे हैं। हमारे साथ वहाँ पे तो एक तो वैसी स्कूल कम है, उसके बाद हमारे यहाँ पढ़ाई तुअर द्वार जो चालू हुई, उसमें भी इंटरनेट के माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा। ऐसा वहाँ पे इतने बुरे हाल है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप वहाँ मोबाइल तो बहुत बड़ी कनेक्टिविटी तो छोड़िए, मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बच्चों को घर में 7 लोग का परिवार, 6 लोग के परिवार में वहाँ पे एक मोबाइल होना बड़ी बात है, वो भी बिना स्मार्टफोन वाला। और आपके तो पास स्मार्टफोन हो तब आप पढ़ाई की जा सकती है। तो ये अव्यवहारिक है, टोटल अव्यवहारिक है। इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ये पढ़ाई नहीं की जा सकती। ये बड़े बुरे दौर से गुजर रही है, चाहे हम किसी के यहाँ भी देख ले, चाहे अपने यहाँ भी देख ले, या दूर आदिवासी क्षेत्र में देख ले। जो चीजें ऑफर की जा रही है या जो चीज के दावे किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उतने
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम तो वैसे भी तकलीफ में चल रहे थे, कोरोना काल में और बड़ी तकलीफ में आ गए हैं। हमारे पास भी पढ़ाई का जो माध्यम, जो सिस्टम वो बता रहे हैं वो उचित नहीं है और टोटल अव्यवहारिक है। ये जो मार्च के महीने का डेटा है जो यूनिसेफ ने रिलीज किया था, मार्च के महीने में पूरे दुनिया में 88 करोड़ और 80 लाख, उसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा लें अब, लेकिन उसमें भी अगर हम तनासुब देखते हैं कि 88 करोड़ 80 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन पर सीधे असर पड़ा है, जो स्कूलों से बाहर हो गए या स्कूल जाना छोड़ दिया जिन्होंने। लेकिन उसमें जो हिंदुस्तान का जो नंबर है वो 24 करोड़ 70 लाख है। मतलब पूरे दुनिया का जो नंबर है, जो आदादोशुमार है, उसमें 1/4 से भी ज्यादा अकेले हिंदुस्तान में है। तो ये बहुत ज्यादा चौंकाती है ये बात। उच्च साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर। सैयद शारिफ हमारे साथ हैं जो महाराष्ट्र ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन एक तंजीम है, उसके सदर हैं। शारिफ, कैसे आप देखते हैं इसे? खासतौर से महाराष्ट्र को लेकर ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट हुए हैं और उनमें भी एक बड़ा हिस्सा अक़लियती आबादी का है। शारिफ। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ बातें तालीम के ताल्लुक से कहने का मौका फरमाया। जी। सवाल आपका बड़ा अहम है कि महाराष्ट्र की इस वक्त जो सिचुएशन और कंडीशन है, कोरोना के बाद से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क की बहुत सारी रियासतें इससे मुतासिर हुई। महाराष्ट्र तो ठीक है, काफी गनीमत है किसी मुकाबले में, उस दीगर रियासतों के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है वो एक बड़ी आबादी शहरों के अंदर रहती है और शहरों में जो दिक्कतें, जो मसाइल ऑनलाइन टीचिंग को लेकर है वो थोड़ी कम है एज पर कंपेयर देही इलाकों में, रूरल एरिया में। जो बात यहाँ पर अभी आई कि सेम प्रॉब्लम रूरल एरिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर भी पाया जाता है। वो कनेक्टिविटी का मसला है, सर्वर का प्रॉब्लम है, उसके बाद में एंड्रॉइड मोबाइल का प्रॉब्लम है, गैजेट्स का मसला है, फिर इकोनॉमिकली कंडीशंस जो पेरेंट्स की है वो भी इतनी मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पेरेंट्स एक घर में अगर 3 से 4 बच्चे अगर हो तो उनको एंड्रॉइड मोबाइल दिला सकते। तो ये मसाइल तो कमोबेश हर रियासत के साथ में लगे हुए हैं, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि इसमें जो बहुत ज़्यादा जो परेशान कुन बात ये है, चूँकि हमारा जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए खबर बहुत बेचैन करने वाली है कि उसमें बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा जो उसमें वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है। तो आखिर ये क्यों है और कैसे उसे हम फिर वापस पेयर स्ट्रीम में ला सकते हैं? ये मसला है कितना बड़ा? असल में एक बड़ा संगीन मसला है और एक संगीन सूरत हाल अभी इख्तियार करता जा रहा है। इसके ताल्लुक से बहुत सारे आज ही के अगर हम अखबारात को देखें तो बहुत सारी एनजीओ ने एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर ये बात हमारे सामने आई कि तकरीबन 6 करोड़ 2 लाख तलबा जो है वो ड्रॉप आउट के दहाने पर है या ड्रॉप आउट हो चुके। एक सर्वे अभी हमारे सामने ये आया कि 6,500 स्टूडेंट में से 2,500 स्टूडेंट्स या तलबा ऐसे है जो ड्रॉप आउट हो रहे। सिर्फ मुंबई का ये फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मसला ये है कि एक तो ये कि जो इसके मसाइल या इसकी जो रीजंस है वो रीजन एक तो ये है कि तालीम से दूरी, दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस का जो मामला है, अवेयरनेस को लेकर मतलब ये कि हमको बहुत ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत है। तीसरी चीज ये है कि अगर हम इस तरीके से कोई एक वेल प्लान मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर कोई खाका हमारे पास में अगर हम नहीं रखते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये ड्रॉप आउट का जो ग्राफ है और ज्यादा बढ़े। जी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं काजिम मलिक, डॉक्टर काजिम मलिक जो एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं और करियर काउंसलर भी हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर काजिम, आपका इस्तकबाल है। सवाल तो इस बात को हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसमें एक राय सबकी है कि बहुत बड़ी तादाद में जो तलबा हैं वो ड्रॉप आउट का शिकार हो रहे हैं या होने वाले हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? अगर ये वाकई एक मसला है तो इसका हल कहाँ छिपा हुआ है? है इसका एक बहुत बड़ा जो वजह है ये माइग्रेशन है। बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना महामारी में लोग माइग्रेट हुए हैं
और उनका माइग्रेट होने की वजह से, उनके माइग्रेशन की वजह से ये ड्रॉप आउट का रेशियो बढ़ा है। अब जरूरत इस बात की है कि इन बच्चों को जगह जगह ढूंढा जाए, क्योंकि शालार्थ में इनका आईडी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, उनका एड्रेस भी है, उनका फोन नंबर भी है। तो स्कूली सतह पे, इलाकाई सतह पे एनजीओ के जरिए इन बच्चों को ढूंढा जाए, और अगर ये अपनी जगह पर मौजूद नहीं है तो इनको गांव में कनेक्ट किया जाए ताकि ये अपनी तालीम जारी रख सके। ये बहुत बड़ा काम होगा अगर हमने इन 6 करोड़ बच्चों को देश भर के जोड़ लिया और इनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें ऑनलाइन के थ्रू ये कहीं भी देश में हो इनको जोड़ा जा सकता है। अब इसमें जगह की तो कैद है नहीं, तो क्यों ना ऑनलाइन ही इनको जोड़ा जाए, लेकिन पहले इनको सर्च किया जाए कि बच्चे गए कहाँ हैं। ये एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो हमको करना पड़ेगा। जी, और मैं फिर से आ रहा हूं मोहिबुल हक साहब आपके पास। उस वक्त जब आपसे आप जुड़े थे थोड़ी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही थी। बहरहाल मैं आपके पास फिर आता हूं। सवाल और मसले पे हम लोग चर्चा कर चुके। उचित जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा जो अभी मैं मोहिब साहब से करने जा रहा हूं। पहले मोहिब साहब, इसका हल कहां छुपा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में एक डिजिटल डिवाइड है जी, और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसमें एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क की ऐसी है जिसके पास ना इंटरनेट एक्सेस है, ना जिसके पास लैपटॉप है, ना जिसके पास मोबाइल है। हमारी जो अभी पूरी एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, और टेक्नोलॉजी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। आपके पास कम से कम 4G कनेक्शन हो, जिसकी मोबाइल यानी जिसकी स्पीड बहुत अच्छी हो, नेटवर्क बहुत अच्छा आता हो, ये तमाम चीजें हैं। और उसके साथ साथ अगर घर में 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है क्लास एक वक्त में होगी तो या तो 4 लैपटॉप हो या 4 स्मार्टफोन हो। अगर इस तरह की जरूरी यानी ये चीजें जो है बेसिक नीड में आ गई एजुकेशन के लिए, तो ऐसी हालत में जाहिर सी बात है जो हम देखें जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट एजुकेशन है, इसमें जो महरूम तबकात हैं, मिसाल के तौर पर मुसलमान, आपने अभी सच्चर कमेटी का हवाला दिया था और आपने बताया था कि उसकी मुसलमानों की हालत क्या है। एक बात उसमें खास करके सच्चर कमेटी में बताई गई है कि जो सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज जिनका सर्वे किया गया था उनमें मुसलमान जो है सबसे बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड कम्युनिटी है। यानी वो मजदूरी करके, साइकिल का पंक्चर बना करके या गैरेज में काम करके इस तरह से अपना पेट पालती है। जाहिर सी बात है इनके बच्चे और एजुकेशन को इसमें अपवर्ड मोबिलिटी ये तबका बनाता है। अब ऐसी हालत में बड़ी तादाद में बतौर खास जो महरूम तबकात हैं, मुसलमान हैं या दलित हैं और भी जो महरूम तबकात हैं, वो इस डिजिटल डिवाइड के दौर में और नीचे चले जाएंगे। और जो बेनिफिट्स हैं एजुकेशन की बुनियाद पे मिलने वाली बेनिफिट्स यानी मेडिकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज, वो रिच क्लास है उसको मोनोपोलाइज कर देगा, चूंकि उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी बात है जो तकरीबन हिंदुस्तान की 50, 60, 70% आबादी जो महरूम तबकात हैं उनके लिए बहुत ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन कोविड की वजह से जो लाई गई है, वो उनके लिए बहुत डिसएडवांटेजेस है। जी, उचित जी, मेरा सवाल अब ये है कि बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो ये डिमांड कर रही है कि सरकार को इस तरफ भी कुछ पैकेजेस का अनाउंस करना चाहिए, और जो अनएडेड स्कूल्स हैं जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी पढ़ती है, वहां के टीचर्स उनका बुरा हाल है, स्टाफ जो है उनका बुरा। सरकारी स्कूल के टीचर को तो तनख्वाह मिल रही है और सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को चाहे कम या थोड़े ज्यादा कुछ गैजेट्स में मिल जा रहे हैं, लेकिन दूसरों का क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है। लेकिन क्या करें, जो लोग हमारे इतने महकूम हैं इस चीजों पे, मतलब उन लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि लोगों को आप उनके पास पहुंचे कैसे? महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हर पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़े हुए हैं। वो भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो तबके के लोग, जो हम लोग वैसे ही पिछड़े हुए हैं, हम लोग वैसे ही पिछड़े हुए हैं, ऑलरेडी इस रेस में पीछे चल रहे हैं। उसके बाद कोरोना काल के बाद जो और इतनी तकलीफें बढ़ गई, लोग के अपने रोजगार छूट गए हैं, मजदूरों का जो पलायन हुआ है उससे तकलीफें और मतलब कमर तोड़ दी इसकी। और वो फैसिलिटी, आप सोचिए कि वो फैसिलिटी जो हम परिवार के एक लोग को हम ले दे के दे पा रहे थे, अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको चारों बच्चों को फैसिलिटी मुहैया करानी पड़ेगी, जो व्यवहारिक और प्रैक्टिकल है ही, वो भी इस महंगाई के दौर में। हम अपने रोजगार देखें कि बच्चों को लैपटॉप ला के दें कि स्मार्टफोन ला के दें, वाकई बहुत सच है कि इसकी तरफ केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। एक बड़ा पैकेज हो, कोई पैकेज हो जो इस तरफ के बच्चों को लेके, वापस जो ड्रॉप आउट बच्चों को लेके, जो छोटे स्कूलों को लेके, जो गांव के प्राइवेट स्कूलों को लेके, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है, काश के ये भी हो पाए, चूंकि ये एक ऐसा मसला है कि इस वक्त अगर हमारे बच्चे यानी एक पीढ़ी नहीं पढ़ पाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आने वाले 10 साल
5 साल या 12 साल के बाद हमें देखने को मिलेगा, जब हमारे पास शायद उतना स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा। यह मसला हिंदुस्तान मुल्क का मसला है और यह मसला बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खास तबका या खास आबादी या खास समुदाय। चूंकि अगर अमीरी और गरीबी के बीच भी अगर आप फर्क पैदा करें तो 4 में से 1 तालिब इल्म के पास गैजेट इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है, 3 के पास नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि 3/4 भारत अगर शिक्षा से महरूम रह जाएगा तो भारत आगे तरक्की कैसे करेगा? क्या वाकई हुकूमतों को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना खास वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।